चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो फिर इसको उसमें डाल दूंगा, वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट में आता है जो, क्या होता है? छोड़ BTS ये होता है छोड़ दो, अच्छा, नहीं वो लास्ट टाइम वाला कुछ होता है, हाँ पेज मूवमेंट होता हाँ चल ठीक है। है, बेइज्जती ज्यादा लगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हाल फिलहाल में ही SSC MTS एंड CGL का रिजल्ट आया था। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो वेल एंड गुड, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। बाकी आपने इस बंदे को मेरे वीडियो में देखा होगा, इसलिए आपने कमेंट भी किया हुआ था कि आपके साथ जो हवलदार है उसका इंटरव्यू लेने के लिए एंड बताने के लिए कि हवलदार का वर्क प्रोफाइल क्या है, एंड उसी के साथ और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो आज मैं इसके साथ बैठा हूँ। बाकी इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, इसका नाम है अभय देवांगन। एंड आप लिस्ट में इसका नाम चेक कर सकते हैं। तेरा रैंक कितना था? 1739 1739 इसका रैंक है, आप चेक कर सकते हैं। ये प्रेजेंटली एज अ हवलदार GST डिपार्टमेंट में बेंगलोर डिवीज़न में काम कर रहा है। बट इस बार इसने फिर दिया था होम स्टेट के लिए, एंड इसको फर्स्ट प्रेफरेंस हवलदार इन GST भोपाल जोन में मिल चुका है। सो आज इससे GST, ये अभी इसको काम करते हुए 2 साल हो गया है, तो इसको काफ़ी अच्छा आइडिया है कि डिपार्टमेंट में क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज इससे बात करेंगे। बाकी खोल इसको। बाकी सबसे पहले इसका मार्क्स पूछते हैं। तो अपना रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइज मार्क क्या था? अपना मार्क्स बता दे एक बार। रॉ मार्क्स मेरा 114 था, नॉर्मलाइज मार्क्स तो अभी आया नहीं, वो स्कोर कार्ड आने के बाद पता चलेगा। तो रैंक है कि वो रैंक मित्रा के अनुसार मेरा नॉर्मलाइज मार्क था 134 पॉइंट समथिंग था। 134 पॉइंट समथिंग था। तो भोपाल जोन का कट ऑफ कितना गया था? भोपाल जोन का मैंने OBC देखा था, लेकिन सिलेक्शन मेरा जनरल कैटेगरी से हुआ। जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना था? 124 125 के समथिंग। जनरल कैटेगरी का 120, मैंने OBC का OBC नहीं है, शायद 125 ही है। 125 है। तो इतना तो श्योर है कि 125 मार्क्स से इसका ज़्यादा मार्क्स है। बट तू जनरल का क्लियर किया ना? मेरा जनरल मैं जितना चेक किया था, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था भोपाल जोन का 128 मार्क्स। तो तेरा इससे ज़्यादा ही मार्क्स होगा। शायद मैंने अपना OBC का देखा था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि कैटेगरी जो सिलेक्शन होता है वहाँ पे 9 लिखा होता है, तब जाकर पता चला कि सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से। ओके, वेल एंड गुड। सो ठीक है, तो अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो GST डिपार्टमेंट में बहुत लोगों को डाउट होता है कि इसमें काम क्या मिलता है, क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि GST में काम क्या होता है। तो इसको अभी काम करते हुए 2 साल हो चुका है। तो एक बार बता दे जनता को कि क्या काम करना होता है, एंड तुझे क्या काम मिला हुआ है अभी। मेन यहाँ पे होता क्या है कि आपका पोस्टिंग होता है एक तो कमिश्नरेट में। कमिश्नरेट का हेड होता है एक कमिश्नर, उसके नीचे हो सकते हैं एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर हर ऑफिस में नहीं होता। उसके नीचे होते हैं जॉइंट कमिश्नर। फिर आते हैं डिवीज़न में अपना कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उसके नीचे सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर। उसके बाद आप होते हैं फिर बाकी जो काम करने के लिए क्लीनिंग, वो सब के लिए प्राइवेट स्टाफ होते हैं, जिसको कंटिंजेंट बोलते हैं। मेनली वो टेंडर बेस पे आते हैं। तो कमिश्नरेट में आपको पोस्टिंग मिल सकता है या तो हेड क्वार्टर में। हेड क्वार्टर में आपको तो कहीं भी काम कराया जा सकता है। अलग अलग वहाँ पे सेक्शन होते हैं, जैसे रिव्यू सेक्शन हो गया, वो सब आपको कहीं भी काम के लिए बुलाया जा सकता है। हमारा पोस्टिंग मेनली हमको डिवीज़न दिया गया था, डिवीज़न 1 to 9 ऐसा कुछ होता है, 1 से 9 तक। मेरे को डिवीज़न 7 मिला था। तो वहाँ अपना डिवीज़न में काम है कि आपको AC और AC के नीचे जो सुपरिटेंडेंट है उसको आपको असिस्ट करना है। डिवीज़न में मेनली काम होता है आपको डिस्पैच वर्क करना है, जो MTS करता है। IC OC लेटर रिसीव करना है, लेटर सेंड करना है, मेनली काम वही है। बाकी आप पढ़े लिखे हैं, आपको कंप्यूटर आता है, तो इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट क्या है, आपसे थोड़ा मोड़ा हेल्प, कभी कुछ कॉपी पेस्ट वाला काम करा लिए, कभी कुछ और काम करा लिए, कभी बाहर फील्ड विजिट में जाते हैं, जैसे PV होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, तो वो सब में आपको ले जाया जा सकता है। वो आपको पूछते हैं कि आप चलेंगे, फ्री हैं तो आप जा सकते हैं, या फिर आपको कुछ काम है तो आप डिवीज़न में बोल के ना भी जा सकते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जाएंगे तो आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है अच्छा। तो ये बता मुझे कि जिस इसका पोस्टिंग बस खाली कैपिटल सिटीज़ बेंगलोर में ही होगा कि इसके अलावा भी कहीं हो सकता है? कर्नाटका, जैसे मान ले किसी को कर्नाटका मिला हुआ है, बेंगलोर जोन मिला हुआ है, तो बेंगलोर में ही पोस्टिंग होगा कि आउट सिटीज़ में भी भेज सकता है? भेजा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, बेंगलोर जोन मेन एक बेंगलोर जोन है, उसके अंदर क्या है कि ऑफिसेस हैं, तो मेनली इसमें ऑफिस बेंगलोर में ज़्यादा है। बेंगलोर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करके अदर ऑफिस आपके मैसूर में है। पोस्टिंग मैसूर में भी होता है, मैंगलोर में होता है। मैंगलोर में फिर कुछ एरिया भी है, जैसे कारवार हो गया, उडुपी हो गया, वहाँ भी होता है। एक आपका कमिश्नरेट बेलगावी में भी है। अच्छा। बट हमारा जो बैच आया था उसमें से किसी को बेलगावी नहीं दिया गया था। मैसूर दिया था, मैंगलोर दिया था, और बेंगलोर ही दिया था मैंने। तो ये बताए, ये जो इतना सिटीज़ तू बताया, तो इसमें प्रेफरेंस तुम लोग को मिलता है कि मैं अगर बैंगलोर चाहूँगा तो मुझे बैंगलोर, या फिर रैंडम एलोकेशन किसी को भी कहीं भी भेज देता है?
हमारा एलोकेशन तो रैंडम ही किया था। वो हो सकता है कि कुछ लोगों ने प्रेफरेंस दिया होगा, मेरे को तो उतना आइडिया नहीं था कि मैं प्रेफरेंस मांगूँ कि ना मांगूँ, लेकिन मैक्सिमम हमने हमारे टाइम वैकेंसी शायद 180 के आसपास था। तो उसमें से 130 या 120 आदमी ने ज्वाइन किया होगा, तो लगभग 100 आदमी या 90 आदमी को बेंगलोर में ही रखा। उसके बाद 2-4 आदमी को बाहर भेजा गया था, जिसमें मैसूर था, मैंगलोर था। तो वो आप प्रेफरेंस मांग सकते हैं, वो कंसिडर करें ना करें वो उनके ऊपर है। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं बता दूं, ये हवलदार MTS 2021 बैच से था, तो उसके बाद इसने 2 साल MTS नहीं दिया था, एंड इस बार दिया था क्योंकि इसको 2 साल अभी प्रोबेशन पीरियड इसका कंप्लीट होने वाला है, तो इसको वैसे भी घर जाना था एंड घर में मतलब दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करना था, तो यहाँ से बेटर उसको अपना घर जाना सही लगा, तो इसने इस बार फिर MTS दिया एंड इसका फर्स्ट प्रेफरेंस भोपाल हवलदार था, मैंने जो कि प्रेफरेंस ही 2 डाल रखा था, एक तो भोपाल का MTS और एक भोपाल का हवलदार और छत्तीसगढ़ का MTS। तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रमोशन एस्पेक्ट क्या है हवलदार में, ये बता दे मुझे एक बार। प्रमोशन का पहले बताया गया था कि पहले जो हवलदार ज्वाइन किए थे उनका मेनली उनको हेड हवलदार बनाया गया था। अच्छा। और अभी हमको बताया गया कि आप जैसे आपके पास आपका 12th है, ग्रेजुएशन है, तो आप 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो आप हेड हवलदार बन सकते हैं, दूसरा आप LDC वाले रूट से जा सकते हैं। तो पहला प्रमोशन आपका होता है LDC में, उसके बाद आपको फिर टैक्स असिस्टेंट बनाया जाएगा, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फिर इंस्पेक्टर, उसके बाद जो आ गया सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर। बट यहाँ तक पहुँचना इस पोस्ट में आई थिंक मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम आप इंस्पेक्टर या फिर सुपरिटेंडेंट बन पाएंगे, उससे ऊपर मुश्किल है। अच्छा, मतलब इस पोस्ट में इंस्पेक्टर बना जा सकता है एक टाइम के बाद। हाँ, शायद बना जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस एज में ज्वाइन कर रहे हैं, आपका प्रमोशन आपके लगभग कितना साल लग जाता है? हमको बताया गया था कि LDC आप 2 से 3 साल में बन सकते हैं, फिर 5 साल बाद आप TA बन जाएंगे, फिर 5 या 8 साल बाद आप वैसे ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर, ऐसे ही 5 साल करके है। तो आप अगर कम एज में ज्वाइन करते हैं तो मे बी आप इंस्पेक्टर तो शायद बन ही जाएंगे। अच्छा, तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स में इससे ज़्यादा फास्ट प्रमोशन है, जैसा कि इसने बताया कि 3 साल में LDC, उसका 5 साल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो लगभग 8 साल, एंड इंस्पेक्टर जहाँ तक ये बता रहा है तो 15। LDC के बाद आपको TA बनना पड़ेगा, आप डायरेक्ट TA नहीं जा सकते। तो यही है प्रमोशन का सीन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफ़र का एक बार बता दे मुझे। ट्रांसफ़र इसमें इंटर स्टेट ही ट्रांसफ़र है, आपको बेंगलोर जोन में ही ट्रांसफ़र मिल सकता है। और वो भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। आपने जैसे लेटर दिया तो हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र मिले, लेकिन ये ट्रांसफ़र इसमें मेनली होता है कि बेंगलोर जोन में कस्टम और GST एक साथ है। तो ट्रांसफ़र मैक्सिमम होता है जो GST में है उसका कस्टम में होगा, जो कस्टम में उसका GST में होगा। आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आपको कोई आदमी मिलता है कि जो UP में है वो इधर बेंगलोर आना चाहता है, तो आप म्यूचुअली कर सकते हैं। बाकी ऐसा ट्रांसफ़र अभी बंद है इसमें। अच्छा, तो अगर मुझे दूसरा स्टेट जाना है इस डिपार्टमेंट से तो खाली म्यूचुअल ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है? फिलहाल तो यही ऑप्शन है, बाकी ट्रांसफ़र बंद है इसमें। अच्छा, तो मेरे 99% डिपार्टमेंट में SSC MTS के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट मेरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र है। बट मैं अभी फ़िलहाल मेरे डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप नहीं विज़िट किए हैं तो चैनल विज़िट कीजिए, आपको मेरे डिपार्टमेंट का वर्क प्रोफाइल, ट्रांसफ़र, प्रमोशन सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता, ये जॉब में सब बताते हैं कि जॉब में टाइम नहीं मिलता है, तो तू जॉब में रह के कैसे इतना स्कोर किया एंड कैसे ये एग्ज़ाम को क्रैक किया? जॉब के साथ तुझे टाइम मिल जाता था थोड़ा बहुत कि सारा मतलब पढ़ाई तू घर में आके ही किया है? टाइम मिल जाता है, टाइम आपके ऊपर है कि आप कैसे वहाँ पे अपना काम करते हैं, कैसे टाइम बचाते हैं। आपको मेनली जाना होता है, ये ऑफिशियल वर्क है। सबको लगता है कि हवलदार है तो आपको नाइट ड्यूटी लगाता होगा, लेकिन आप GST में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा नीचे कर भी तो उसमें क्या है कि आपको मेनली जाना है, ड्यूटी आपका वही होगा 10 to 6। कभी कभी आपको जल्दी जाना पड़ सकता है कि 9:30 में चले गए, आपके ऑफिसर हैं तो आप थोड़ा लेट से भी आते हैं, कभी कभी 6:30 7 तक। बाकी आपके पास मॉर्निंग 2 घंटे का टाइम है, इवनिंग टाइम है। बेस्ट चीज़ है कि आपको सैटरडे संडे ऑफ है, कभी मैक्सिमम टाइम आपको ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। तो आप वो दिन यूटिलाइज़ कीजिए। ऑफिस में भी कभी भी आपको आधा एक घंटा बीच में टाइम मिलता है। टाइम आपको लंच के टाइम मिलता है, लंच 1:30 के आसपास होता है 2:30 तक है, लेकिन आदमी लेट से आते रहते हैं, तो आप आराम से वहाँ पे अपना टाइम यूटिलाइज़ कीजिए
हो जाता है। इन शॉर्ट भाई बताना चाह रहा है कि टाइम मैनेज करना पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अगर आप चाहें तो ऑफिस में भी निकाल सकते हैं टाइम, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी जीएसटी में ज्वाइन करता है एज अ हवलदार, उसको सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है वो रेड रेड का। तो इसके बारे में बता दें, रेड तुम लोग को लेके जाते हैं कि खाली इंस्पेक्टर रेड में जाते हैं, एंड अगर लेके जाते हैं तो क्या होता है रेड में? रेड में जाते हैं तो सभी लेवल के एक एक ऑफिसर होते हैं। अच्छा। उसमें हवलदार को भी जाना होता है। आप रेड में जाते हैं तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना होता है। तो मैं तो अभी तक कभी रेड में गया नहीं, मेरा अभी कभी चांस लगा नहीं है, लेकिन मेरे जो साथ में रहते हैं वो गए हैं रेड में। रेड डिपेंड करता है कि आपको लेट नाइट भी रुकना पड़ सकता है या फिर आप जल्दी भी आ जाते हैं, अगर वो डिपेंड करता है कि रेड है कैसा, जो यूनिट है वो बड़ा है, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी लोग गए हैं, कभी उनसे आप ऐसा इंटरव्यू होगा तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं तो कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। बोलते यही थे कि जाना होता है, कोई सा एक कंपनी है तो आपको मेन गेट पे बंद मतलब जो दरवाजे है वहाँ से किसी को एंट्री अलाउ नहीं करना है। आपको वहाँ अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, आपको इंस्ट्रक्शन आपके ऑफिसर देंगे, बस आपको उनको फॉलो करना है और आपको वहाँ पे असिस्ट बस करना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। चैम्बर ड्यूटी के बारे में मैं एक तो सुना हुआ था, तो इसके बारे में जीएसटी में बताते हैं कि चैम्बर ड्यूटी होता है, तो बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो एक बार बता सकता है ये चैम्बर ड्यूटी क्या होता है? चेम्बर ड्यूटी मेनली होता है आपका जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर, हाई लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, आपको सिर्फ उनको असिस्ट करना है। असिस्ट इन द सेंस कि आपको जैसे वो उनका ऑफिस आने का टाइम है 10 बजे, तो आपको क्या है कि आपको 9:30 तक पहुंचना है। वहाँ पे आपको एक प्राइवेट स्टाफ आपके साथ परमानेंट रहेंगे, आपको चेक करना है कि उसका रूम क्लीन किया है कि नहीं, सब चीज़ प्रॉपर है कि नहीं, उनके आने से पहले उनका हर चीज़ रेडी होना चाहिए। आपको फिर आराम से अपना चेयर लगा के उनके रूम के सामने बैठना है। जब भी बेल किया, कभी आप अटेंड करेंगे, कभी आपके साथ जो प्राइवेट स्टाफ है वो अटेंड करेगा। वो बोलेंगे कि ये ऑफ़िसर को बुला दो, वो ऑफ़िसर को बुला दो, किसी को अलाउ नहीं करना, अभी मीटिंग है। बस आपको वहाँ बैठना है और आपको ये सब मैनेज करना है। आपको इवनिंग में कोई ऑफ़िसर लेट से रुकता है तो आप परमिशन लेके आ भी सकते हैं अगर वो अलाउ करते हैं। नहीं अलाउ करते तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। वहाँ डिपेंड करता है कि ऑफ़िसर कैसा है। वो अच्छा भी होता है, कभी कभी अच्छा आपके लिए ऐसा है कि कुछ ऑफ़िसर जल्दी लेट से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, तो आपका ड्यूटी सिर्फ उसी टाइम है जब तक वो है। ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वर्किंग डेज। तो एक बार मुझे ये बता दे कि इस डिपार्टमेंट में कितना डेज वर्किंग होता है, सैटरडे वर्किंग होता है कि नहीं, एंड वर्किंग डेज का टाइमिंग क्या है, कितना बजे से कितना बजे तक ऑफिशियल टाइमिंग है? ऑफिशियल टाइमिंग तो 10 to 6 ही है, 10 to बट 6। बीच में शायद कुछ सर्कुलर आया था कि बोला था कि आपको 9:15 तक आना है, लेकिन वो कुछ ही दिन के लिए था। अभी भी सब आते हैं 10 बजे तक, जाते हैं 6:30 तक सभी मैक्सिमम चले जाते हैं। वर्किंग डे होता है आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे संडे ये जीएसटी का है। जीएसटी में आपको सैटरडे संडे लीव रहता है। कस्टम में आपका नाइट ड्यूटी भी लगता है। आपको नाइट ड्यूटी करेंगे तो उसमें कुछ होता है कि शायद आपको 30 घंटे के बाद ड्यूटी लगेगा, 30 घंटे पहले ड्यूटी लगेगा। आप एक नाइट करते हैं तो फिर 2 दिन छुट्टी मिलता है, ऐसा कुछ उसका सिस्टम है। बट कस्टम में कभी गया नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है उसका। अच्छा, तो अफवाह ये भी फैलता है कि सैटरडे संडे को भी बुला लिया जाता है, तो इस बात में कितना सच्चाई है, एक बार तो बता सकता है? वो अभी तक मेरे को 1 या 2 बार ही बुलाया होगा 2 साल में, सैटरडे संडे को। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीक्वेंटली बुलाया जाएगा। वो कुछ स्पेशल केस होता है कि ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग है तो मैक्सिमम ऑफिसर जब आ रहे हैं, और वो भी तब बुलाया जाता है जब आप मैक्सिमम टाइम चेंबर ड्यूटी में रहें। आप चेंबर ड्यूटी में हैं तो आपका कमिश्नर आया है, ऑफिस के कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर आया है, ऑफिस के अलग स्टाफ भी हैं, बाकी जो भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जाके उनको बुलाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको नहीं बुलाया जाता सैटरडे संडे। अच्छा, ठीक है। तो हवलदार में जॉब करने का सबसे जो यूनिक बनाता है एमटीएस में सिलेक्शन एंड हवलदार में, जो दोनों में सिलेक्शन में जो यूनिक डिफरेंस है इसमें है कि आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, एंड यूनिफॉर्म का बहुत लोगों को क्रेज़ रहता है, इसी की वजह से ऑप्ट करते हैं हवलदार को। तो एक बार यूनिफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। यूनिफॉर्म के बारे में बता सकता है कि डेली पहनना पड़ता है कि कोई स्पेसिफिक डेट होता है कि कोई ओकेज़न में ही पहनना पड़ता है, ये बता सकता है? यूनिफॉर्म का हमारा ऑफिस में सीन ऐसा है कि आप जैसे डिवीज़न में है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि आपको डिस्पैच करना है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं होता। वो डिपेंड करता है वहाँ आपका जो ऑफिस का जो हेड है या फिर आपके सेक्शन का जो हेड है, वो अगर आपको बोले तो आपको पहनना पड़ेगा। बाकी आपको डिवीज़न में है, जब आप ये लेटर रिसीविंग वाला जो काम कर रहे हो उसमें तो ज़रूरत नहीं है। आपको जब चेंबर ड्यूटी कर रहे हैं तब आपको पहनना पड़ता है प्रॉपर यूनिफॉर्म। चेंबर ड्यूटी एक बोला जाए कि एक प्रोटोकॉल सा ड्यूटी होता है, तो आपको वहाँ पहनना है चेंबर ड्यूटी में। और फिर कभी कभी ओकेज़न होता है, जैसे 15 अगस्त का हो गया, इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे हो गया, तो ऑफिस में या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का जो ऑफिस होता है, हेड ऑफिस बोल सकते हैं,
तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, परेड होता है। मेन जो रिपब्लिक डे से पहले 2 या 3 दिन आपको कुछ ट्रेनिंग्स अभी दिया जाएगा कि ये जो फंक्शन है कि कैसे होगा, हमको क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है। तो 2 या 3 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा और आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा उस दिन। बाकी आपको रेगुलर नहीं होता। हाँ, एक ये भी है कि आप जब रेड में जाते हैं तब भी आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन मैं इससे पूछने वाला हूँ, जो कि सबसे मेन क्वेश्चन है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये बता, इस हवलदार में एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी में सैलरी क्या है, एंड एट प्रेजेंट तुझे कितना मिल रहा है? क्योंकि तुझे ज्वाइनिंग के समय कुछ और मिल रहा होगा, एंड आफ्टर कितना प्रमोशन लगा है? एक ही लगा है? इंक्रीमेंट एक ही लगा है। एक ही इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो अपना सैलरी बता दे, जब ज्वाइन किया था तेरा सैलरी यहाँ पे कितना था इन हैंड? जब ज्वाइन किया था तब पहली बार मेरा सैलरी आया था शायद 29,000 कुछ आया था। 29,000। 29,000। तब आपका डीए भी कम रहा होगा, अभी डीए में इंक्रीमेंट हुआ है वो सब। तो एट प्रेजेंट जो हमारी ऑडियंस जो ज्वाइन करने वाली है, उनका कितना सैलरी रहने वाला है एक्स सिटी में? अब मेरा एक इंक्रीमेंट लगने के बाद अभी मेरे को सैलरी मिल रहा है 32,600 के आसपास मिल रहा है। 32,600। 600 तो एक इंक्रीमेंट में लगभग 1,000 का 1000 इंक्रीमेंट। के आसपास तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 31 के अराउंड आपको मिल जाना चाहिए। हाँ, 31,500 आप के। बेंगलोर में है या फिर कोई सा भी एक सिटी में है तो जो भी न्यू ज्वाइनिंग है, तो उनको सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं 31,500 के अराउंड में आपका हाथ में आ जाएगा। और इसमें से कितना सेविंग्स हो जाता है तेरा? मैं तो क्वार्टर लिया नहीं, मैं पीजी में रहता हूँ। मेरे को था कि मैं अभी 1-2 साल ट्राई करूँगा कोई सा एग्ज़ाम। मेरे को चाहिए था अपना होम स्टेट। सो मैंने ऑफिस के लगभग 500 या 1 किलोमीटर के अंदर में ही पीजी ले लिया, ताकि आने जाने का भी ट्रैवल का खर्चा बच जाए, ट्रैवल में टाइम मेरा ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो अच्छा। पीजी का और वो सब अपना मिला के मेरा वही है। तो पीजी का रेंट कितना है तेरा? पीजी का मैंने अभी सिंगल रूम लिया है तो 7,500 रुपये ले देता हूँ मैं अभी। अच्छा, तो इसमें से अगर 32,000 से अगर माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें फूड भी इंक्लूडेड है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 22,000 तक तो आराम से सेव कर लेता होगा। हाँ, वो वही है, 20 तक हो जाता है। 20 तक हो 32 है, जाता बाकी है। अपना कुछ पर्सनल देख लो, जिसका भी बैंगलोर डिवीज़न में सिलेक्शन होने वाला है, इतना तक आपका सेव हो सकता है। हाँ, एक बात है कि लोगों को लगता है कि बेंगलोर बहुत महंगा जगह है, कैसे मैनेज होगा, एमटीएस में कैसे होगा। तो वो डिपेंड आप पे करता है। आप क्वार्टर लेते हैं, आप दूर में रहते हैं, आप ट्रैवल में खर्चा करेंगे, आपको चाहिए कि आप फ्लैट लेके रहेंगे 1 BHK 2 BHK, तो आपको महंगा पड़ेगा ही। बात वही है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रह सकते हैं। आपका फरमाइश ज़्यादा है तो आपका कुछ बचेगा नहीं। अगर आप हम लोग के जैसे जैसे हम लोग रहते हैं, तो आपका 22,000 तक सेव हो सकता है। बेंगलोर में ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खुल के रहते हैं, खुल के मतलब खाना पीना सब कुछ करते हैं, फिर भी हम लोग का 22,000 तक। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना एक सिंगल रूम लूँगा, फ्लैट लूँगा एंड मेड रखूँगा, तो फिर आपको ज़्यादा खर्चा पड़ सकता है। बेंगलोर में एक चीज़ ये भी है कि पीजी कहीं कहीं ऐसा भी है कि आपको 5,000 तक में भी पीजी मिल सकता है। अच्छा। बट वो डिपेंड करता है कि वो शायद 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग भी हो सकता है। राइट, लेकिन राइट, राइट। अगर आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते इस चीज़ से कि 4 लोग 5 लोग मिल के रह रहे हैं, फिर भी आप अपने फोकस कर पाते हैं, तो आप और भी ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। बढ़िया बात है। लास्ट क्वेश्चन, तू जैसे कि मैं अभी इसके साथ 1.5 साल से रह रहा हूँ, तो जितना तू मुझे काम करते हुए देखा है, एंड तू अपना जॉब प्रोफाइल के हिसाब से तुझे क्या लगता है कौन सा बेटर है, एमटीएस बेटर है कि हवलदार? मेरे लिए तो हवलदारी बेटर है, इसीलिए मैंने हवलदारी रखा था। अगर मेरे को एमटीएस बेटर लगता तो मैं छत्तीसगढ़ एमटीएस डाल के चला जाता। एमटीएस में एक चीज़ मेरे को हमेशा डाउट रहा है कि आप एग्ज़ाम निकालने के बाद श्योर नहीं हो सकते कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। मैं मान के चलिए अगर एमटीएस ऊपर डाल देता, छत्तीसगढ़ मेरे को मिल भी जाता और डिपार्टमेंट मिलता आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वो सबका प्रोफाइल मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि लोग बोलते हैं कि थोड़ा अच्छा नहीं है। मेरे को हवलदार बेस्ट लगता है। आप अपना यूनिफॉर्म पहनिए, आराम से ऑफिस में बैठिए। आप यूनिफॉर्म पहन के कभी बाहर को भी जाते भी हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो मिल जाता है आपको। आपको ज़्यादा कुछ भौकाल वौकाल के चक्कर में नहीं रहना है, लेकिन ये है कि आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पेक्ट जो है वो मिल ही जाता है आपको। बाकी आप मेरे बारे में जानते होंगे, मैं एज अ एमटीएस हूँ, एंड इसके ओपिनियन से मैं 100% सहमत नहीं हूँ। बाकी मैं अपना ओपिनियन अपने अंदर रखना चाहूँगा, अभी शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल विजिट कीजिए। एंड बाकी आज के लिए इतना ही, यही सारा मेनली क्वेश्चंस था हवलदार के रिगार्डिंग। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। बाकी बने रहिए एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चलो हो गया।